हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडल पेपर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। मॉडल पेपर कैसे आता है इंटर में और इसको कैसे हल करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबे होने वाली है, अतः आप लोग से निवेदन है कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो चीज़ आपको नहीं आता है उनको आप अवश्य लिख लीजिएगा। ये मॉडल पेपर हमारा हिंदी का है। जो कक्षा 12 में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश है कि 3 घंटा 15 मिनट का जो आपको पेपर ये आएगा, वहाँ पर एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 100 का होगा। नोट सबसे पहले वहाँ पर आपको पढ़ना होगा। अगर नोट नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा आगे चलकर। क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आप प्रश्न पत्र पढ़ लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं रहती है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। जब प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि इस प्रश्न में 2 खंड दिए हैं और दोनों खंड के प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। पहला क्या है, खंड का। खंड का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या पहला है, क्या दिया हुआ है कि उक्त व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं। चलिए बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कमेंट ही करिए, तो आपको याद रहेगा। चलिए बताइए, उक्त व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं। कौन है? जी हाँ, दामोदर शर्मा जी। वेरी गुड। भारतेंदु युग की पत्रिका है। बताइए, भारतेंदु युग की पत्रिका है। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। कविवचन सुधा। बहुत अच्छे। हिंदी गद्य साहित्य की द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। आप लोग बताइए। ये भैया हमको भी सही से मालूम नहीं है 1938, लेकिन हमको लगता है 1950 होना चाहिए, तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा। घ नंबर है, सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? जल्दी बोलिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी। बहुत अच्छे। चलिए अगला क्या है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय दिया जाता है किसको? मुंशी इंसालाल खां को, किशोरीलाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को, या विष्णु प्रभाकर को? किसको दिया जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी को। बहुत अच्छे। आप लोग कमेंट करते चलिए जल्दी जल्दी। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा हो गया। दूसरा का आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तलता, विसल देव रासो, आलाखंड, या पद्मावत? कौन सा नहीं? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। क्या है? विसल देव रासो। बहुत अच्छे। अगला क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तकाल की रामा भक्ति शाखा से, ज्ञानश्रेय शाखा से, प्रेमाश्रेय शाखा से, या कृष्ण भक्त शाखा से? क्या होगा आपका आंसर? कृष्ण भक्त शाखा से। बहुत अच्छे। अगला क्या है, श्रृंगार और वासल रस के अमर कवि हैं। कौन है? केशवदास जी, कबीरदास जी, या सूरदास जी, या कविवर बिहारी जी? चलिए आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट करिए, और यदि वीडियो लाइक नहीं किया हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को फायदा मिले। क्या होगा? सूरदास जी। बहुत अच्छे। अगला क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना की विधा है? काव्य की, उपन्यास की, निबंध की, या कहानी की? बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। कहानी। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं किसका कथन है या कथन है? बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, या नंदुलारे वाजपेयी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छे। अगला क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ देते हुए किसी एक नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश पढ़ना है। जो चीज आपको आता है उसको आप गद्यांश का उत्तर दीजिए। अगर नहीं आता है तो अथवा लगा होगा, अथवा अवश्य करिए। ठीक है, दोनों में से एक आपको आना चाहिए। चलिए हम दोनों कराएंगे। जिनके पास पेन और कॉपी नहीं वो तुरंत लेकर बैठ जाइए।
अथवा हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी है रूप है। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले आपको इसके लेखक और पाठ के नाम को लिखना है। तो क्या होगा, लेखक कौन है इसके और पाठ का क्या नाम है? चलिए बताइए, आप लोग जल्द से कमेंट करिए, तुरंत करिए, तुरंत 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 कमेंट करिए। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है संदर्भ। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम ऐसे लिख देंगे तभी नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन संदर्भ लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या लिखेंगे संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग व्याख्या करें। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। करते हैं, डालिए हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, लेखक रेखांकित अंश से स्पष्ट करते हुए जिस प्रकार जंगल में अनेक लताएं, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां होती हैं, लेकिन ये सभी एक साथ रहकर सामूहिक रूप में अपना अपना विकास करती हैं। क्या करती हैं? अपना अपना विकास करती हैं। फिर क्या हुआ, वे परस्पर विरोधी होने पर भी एक दूसरे के सहायक के रूप में रहती हैं। वे एक दूसरे को विरोधी होने पर भी एक दूसरे की क्या करती हैं? सहायक करती हैं, सहायता करती हैं, करती हैं। वृक्ष उनका जो एक दूसरे के सहायक रूप में रहते हैं, लताएं एवं बेलें वृक्षों से लिपटी रहती हैं, वृक्ष उनका आधार बनकर उनके विकास में सहायक बन जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक देश में अनेक संस्कृतियों को मानने वाले विविध प्रकार के निवासी रहते हैं, परंतु इन सब का अस्तित्व परस्पर मिलजुल कर रहने एवं उनके एकता के प्रभाव पर निर्भर करता है। फिर क्या है कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकता प्राप्त करते हैं। लेखक कहना चाहता है, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र का एकता रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर आप एकजुट मिलकर रहते हैं, जब आप एकजुटता से रहते हैं, तो जो यह समन्वय है, ये जीवन राष्ट्र का एक बहुत ही सुखदायी रूप प्राप्त होगा। लेखक का कहना यही है। अगला क्या है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। अब आप देख लीजिए कि प्रस्तुत जो जंगल में क्या क्या मिलता है। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग। फिर क्या है अगला, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? बताइए, जल प्रवाह जो है वो नदी के रूप में किससे मिलता है? बताइए, जल प्रवाह किसके रूप में मिलकर और कहाँ एक रूपता को प्राप्त करते हैं? जल के उत्तर है इसका, जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर और समुद्र में एक रूपता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? बताइए। ठीक है, अगला देखिए, अथवा है नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियां के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। देखिए, जो पहला आपको आता है तो करिए, नहीं तो अथवा लगा हुआ है उसको करिए। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही
भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा का आधुनिकता प्रदान करना है। अब क्या करना है? सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, सबसे पहले यही। तो हेडिंग क्या डालेंगे? संदर्भ। संदर्भ आप लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग संदर्भ लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित विचारात्मक निबंध भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है। इसके लेखक श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक, समझ में आया? यही चीज है, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो और समझ में आएगा। डालिए व्याख्या। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि केवल आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास संभव नहीं है। क्या कह रहा है? ऊपर देखिए, यहां से यहां ये लाइन पढ़िए आप। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई नीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि केवल आधुनिकता विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों गढ़ने मात्र से भाषा का विकास संभव नहीं है, बल्कि उसमें नए पारिभाषिक शब्दों को, नई शैली को व्यवहार में प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप ये शब्दों को पकड़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता, वरन पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन श्रेणियों व्यवहार से लाना ही भाषा का आधुनिकता प्रदान करना है। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बल्कि उसमें नए पारिभाषिक शब्दों को, नई शैली को व्यवहार में प्रयोग करना आवश्यक है। जब तक भाषा को व्यवहारिकता स्तर पर युग के अनुकूल, समय के अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, तब तक भाषा पूरी तरह आधुनिक नहीं बन सकती तथा वह आधुनिक विचारों को वहन करने में समर्थ नहीं हो सकती। अतः भाषा का संबंध व्यवहार की दुनिया से गहन रूप से जुड़ा होना जरूरी है, जरूर जुड़ा होना चाहिए। उसकी सफलता एवं सार्थकता तभी हो सकती है जब समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा भाषा में होने वाली परिवर्तनों को अपनाया जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। किन किन प्रयोगों से भाषा आधुनिकता बनती है, बताइए आप लोग। पढ़िएगा, पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे। भाषा का विकास कब नहीं होता, बताइए। भाषा का विकास कब नहीं होता? पढ़े होंगे तो देंगे ना उत्तर। बहुत अच्छे। नए शब्द गढ़ने का मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, बताइए आप लोग। नए शब्द, हाँ हाँ जरूरी, आप लोग कुछ करिए ना, हम सब कुछ कर देंगे तो आप क्या करेंगे। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसका व्याख्या भी बहुत अच्छा है, लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। पाठ एवं कवि का नाम, अगर पाठ का नाम लिखकर फिर इसके बाद कवि का नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है आपको। डायरेक्ट लिखिए संदर्भ। ऐसा नहीं कि हाँ वीडियो में जब संदर्भ पूछे ही तब संदर्भ कहिए, नहीं, आप संदर्भ लिखिए। क्या है, कैसे लिखेंगे सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है, जो छायावादी प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का एक भाग का अंश है। ठीक, इस तरह आपको लिखना है। आगे चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या लिखिए, संकेत भी ले सकते हैं, संकेत आप लिखिएगा, लेकिन हम आपको व्याख्या बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या होगा, व्याख्या क्या है। नील प्रधान बीच सुकुमार,
प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का वह सुंदर मुख, ठीक है, नीली परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीज जब घिरते हो घनश्याम, अनुरवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का वह सुंदर मुख संध्या के समय पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिर आते हैं, उन्हें चीरता हुआ लालिमा युक्त अरुण आभा वाला सूर्य मंडल प्रकट होता है, अरुण रवि मंडल उसको भेद। तो उस समय सूर्य मंडल जैसी शोभा होती है, वैसे ही शोभा काले घने केसों से घिरे श्रद्धा के मुख की है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? हाँ, ये चीजें हैं। चलिए बताइए, बराबर कमेंट करिए आप लोग, तुरंत कमेंट करिए, क्या है? रूपक अलंकार। अगला चलिए, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा, बोलिए आप लोग, कैसे दिखाई दे रही है? कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए। अगला क्या है, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। अब तो ये बिल्कुल आप ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ हम ही करा देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए मेहनत करिए। अगला क्या है, अगला अथवा लगा हुआ, यदि ये पहला वाला आपको नहीं आता है तो अथवा वाला कर डालिए, ठीक है, इसको करिए आप लोग। लिखिए, इसका संदर्भ आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। किस चैप्टर से लिया गया है? नौका विहार, नौका विहार बापू के प्रति। इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी, बहुत अच्छे। चलिए डालिए व्याख्या। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। वाह, क्या लिखा है इन्होंने कि, लिखिए, रेखांकित अंश में कवि पंत जी कहते हैं कि आकाश का नीला विस्तार सनातन है, आकाश का नीला विस्तार सनातन है, चांदनी की यह चांदी जैसी हंसी छिटकन जिस फैलाव जिसे कहते हैं सनातन है, और लहरों की किरणा या लीला भी सनातन है। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका या विहार किरणा भी सनातन है। मैं भूल गया स्तुति ज्ञान, कहता है लेखक, कहता है मैं भूल गया अस्तुत ज्ञान को, जीवन या शाश्वत प्रमाण मुझको अमृत दान। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत ही जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लग लहरों का विलास। हे जनजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया स्तुत ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण प्रमाण करता मुझको अमृत द्वान। इसका व्याख्या सुन लीजिए। रेखांकित अंश में कवि पंत जी कहते हैं कि आकाश का नीला विस्तार सनातन है, चांदनी की यह चांदी जैसी हंसी जिसे छिटकन फैलाव भी कहते हैं सनातन है, और लहरों का क्रीड़ा या लीला भी सनातन है। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका या विहार भी सनातन है। बहुत अच्छे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, मेहनत करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ्यों कवि का नाम लिखिए, ये तो आप देखे होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, ये भी हो गया। नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसा विचार आ रहा है? जब नाव की गति को कवि देख रहा है तो उसके जीवन में कैसा विचार आ रहा है, इसको आपको करना है। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है? अब अगर आपको अर्थ समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इस धारा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है? बताइए, कितना अच्छा है। चलिए करिए आप। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये तो भैया आपको ही करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का, पंडित दीनदयाल का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का।
हम तो उम्मीद करते हैं ये तीनों आप अगर तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ना एक जरूर आ जाएगा। ठीक है। खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, चाहे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप तीनों याद कर डालिए और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इन तीनों में से एक ना एक जी का करना होगा। ठीक है। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुरी कहानी की समीक्षा कीजिए, ये तो आपको खुद ही पढ़ना है। पंचलाइट तत्व इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यदि आपको वहाँ उसका नहीं आता है तो इसको आप तैयार कर लीजिए, ये आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। अगला क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसको भी तैयार कर लीजिए भैया, इसको भी कर डालिए, इसको भी कर डालिए, इसको भी कर डालिए, अथवा लगा है एक ना एक जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है। फिर खा नंबर है, श्रवण कुमार खंड काव्य की तृतीय सर्ग की कथा का सारांश लिखिए, इसको भी आपको करना है। मुक्ति अगर उसको नहीं आता है तो इसको तैयार कर लीजिए। गा नंबर देखिए, मुक्ति खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यदि हाँ, पहली बात तो आप वीडियो लाइक करिए, वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर शेयर नहीं किए हो तो तुरंत शेयर कर दीजिए, तुरंत करिए। आगे चलते हैं। त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्रा के चरित्र गुणों का प्रकाश डालिए। इसको आप तुरंत विद्या या किसी बुक से देखकर आप तुरंत तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में 100% उम्मीद है कि आएगा जरूर, ये तो बहुत जरूरी है, आएगा जरूर। इसको भी तैयार कर लीजिए। सत्य की जीत का खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसको सब तैयार कर लीजिए। चलिए हम देख लीजिए, आप इसे और तैयार करते रहिए। खंड खा से हम शुरू करेंगे। खंड का खा है, खंड का आपका समाप्त हो गया, अब खा शुरू होने वाला है, देखते हैं क्या। चलिए पढ़िए इसको। युकामालवीय सुविकेन प्रभाव पूर्ण भाषणेन जनानां मनासिम अमोहयति। युकामालवीय सुविकेन प्रभावपूर्ण भाषेन जनानां मनांस अमोहयत। युका मतलब युवक, मालवीय मतलब जो मालवीय है, सुविकेन मतलब क्या होता है, स्वीकार किया या कर लिया। प्रभावपूर्ण भाषणेन मतलब प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम मनान से अमोहयत, भाषण से लोगों का मन मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदा तम प्राण्डिव वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कृतं प्रेरितवन्तः। अतः उनके शुभ चिंतकों ने इन्हें वकील अथवा अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उसी के अनुसार अयम विधि परीक्षा मृत्युर प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांडिवा कक्रम कुर्तमारभत विद्ये प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरा लापेन उदार व्यवहारणे चायां शीघ्रमेव मित्राशयं न्यायाधीशना च सम्मान भाजनम भवति। सम्मान भाजनम भवति क्या हुआ, उसी के अनुसार इन्होंने विधि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। समझ आया? थोड़ा पढ़ने में गलती हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ निकालिए आप लोग, अच्छे से मेहनत करिए। फिर से चलिए एक बार दोबारा बता रहे हैं आपको। इव कमालवीय स्वविकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोहयत। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदं ताम प्रांडी वाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवतां कृतं प्रेरितवन्तः।
अतः उनके शुभचिंतकों ने उन्हें वकील अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मृत्ये प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय प्राणिवा कर्म कृतमारभत। उसी के अनुसार उन्होंने विधि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायाम शीघ्रमेव मित्रासाम न्यायाधीशनाश्च सम्मान भाजनम भवत। मृदुवार्ता विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। अच्छा बताइए किससे लिया गया है? महामना मालवीय से। बहुत अच्छे। या अब आपको इसको नहीं आता है तो इसको करिए अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजान कुर्वनम। इसे कर लीजिए आप। अगर इसको नहीं आता तो इसको तो आपको तैयार करना होगा। अब इसको तो आप खुद तैयार करिए, अतीत कल्पे वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। हाँ ये है। और भैया ये कितने नंबर का है ये देख लीजिए आप। 2 नंबर तो आप संदर्भ और अनुवाद करिए, 5 नंबर और मिल जाएगा, टोटल 7 नंबर मिल जाएगा। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्याम तस्मादि सुभाषितम। संदर्भ कैसे लिखेंगे? डालिए संदर्भ हेडिंग। लिखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका भाग के सुभाष रत्नान पाठ या शीर्षक से उद्धृत है। इसमें जीवन दर्शन संबंधी सुभाषित समझाए गए हैं। अनुवाद करिए। क्या है? सभी भाषाओं में मधुर मुख्य दिव्य अनोखी देववाणी संस्कृत है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिवाण भारती। सभी भाषाओं में मधुर मुख्य अनोखी देववाणी संस्कृत है। निश्चय ही उसका काव्य साहित्य मधुर है तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन अथवा सूक्तियां हैं। बहुत अच्छे, तैयार कर लीजिएगा इसको। बहुत अच्छा। ये बार बार आता भी है, ये बहुत जरूरी है, ये बार बार आता है। ठीक है, अगला चलिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागे। अब इसको तो खुद करिए, एक हम करवा दिए हैं, आप एक लोग खुद करिए, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, एक तो आपको खुद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसको भी आप करिएगा। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अब इसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिए भैया। श्रृंगार रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, इसका परिभाषा और उदाहरण तो एक एक आपको आना ही चाहिए। श्लेष अलंकार क्या होता है, दुष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। एक एक उदाहरण और आपको इसका परिभाषा जरूर रख लेना है। चौपाई छंद क्या होता है, दोहा छंद क्या होता है, इसमें कितने क्या क्या भेद होता है, किसमें 11 मात्राएं होती है, किसमें क्या होता है, ये तो आपको जरूरी है। एक एक उदाहरण आप अवश्य तैयार कर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 11 क्या, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी समस्या देखते हैं कितना बढ़ गई है, इसको तो आप जानते ही हैं, तुरंत लिख सकते हैं। सर्वधर्म संभाव लिख सकते हैं भैया। किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, मेला गए होंगे आप लोग कहीं ना कहीं घूमने, उसको देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास पर किसी एक पर कर दीजिएगा। अब अगला क्या है, पावक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताइए? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए भैया, शेयर नहीं कर तुरंत सिद्ध करिए। चलिए, पावक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पौधन अका। बहुत अच्छे, पौधन अका। अगला क्या है, प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? कमेंट करिए। प्राधन एजिते। बहुत अच्छे। पुस्तकालय में संधि विच्छेद है, क्या है? स्वर संधि। बहुत ठीक, बहुत अच्छे। अगला क्या है, निम्नलिखित किसी का एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। एक हम कर रहे हैं जैसे दशानन, ये कौन सा समास है? ये बहुवीर समास है। इसका क्या हो जाएगा? रावण दशानन, जिसके 10 दशानन 10 जिसके भुज सर हों,
कौन हो जाएगा? दशानन का क्या हो जाएगा? बहुवीर समास है ये। अगला क्या है? आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा, क्या होता है? आत्म मनो, बहुत अच्छे। अगला देखिए, नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। इसको आप लोग करिएगा, 1 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। इसको भी भैया तैयार करके जाना है। अगला क्या है? पेवताम अथवा नीतत्व का धात अलंकार, इसको भी करके भैया जाना है आप लोग को। नीलमणि से किसी के शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, रूपवती, गुणगान, ये सब देख लीजिए आप, इसको करके जाना है आप लोग को। अगला क्या? रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। पुत्रेण सा, ग्रामम अभिता वृक्षो संति, कृष्णा नमा, किसी एक का आपको कर देना है, ठीक है। निम्नलिखित किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अगर कर दे रहे हैं तो आपको तुरंत कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर, तुरंत भैया 4 नंबर मिल जाएगा। तुम दोनों जाते हो, चलिए करिए, क्या हो जाएगा? तुम दोनों जाते हो, क्या लिखोगे? इवम गच्छतः, इवम गच्छतः। गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, क्या लिखोगे? ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, क्या? ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, बहुत अच्छे। मैं, तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, मैं, तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, क्या हो जाएगा? मम कृष्णा सहित विद्यालयम गच्छति। गाय से दूध होता है, इसको आप करिए। पिता पुत्र को धर्म समझाता है, पिता पुत्राय धर्मा व्याख्याते, बहुत अच्छे। चलिए भैया, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई लोग। देखिए, हम आप लोग को इतना मेहनत करके पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो बिना लाइक के करते हुए चले जाएं। और हाँ, और अन्य सब्जेक्ट का यदि आपको इसी तरह अनसॉल्व पेपर चाहिए और मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। और आप अच्छे से मेहनत करिए ताकि अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद भाई।